जय हिंद दोस्तों। 10 नवंबर 2025 शाम को 6:45 दिल्ली में रेड फोर्ट के पास मौजूद सुनहरी मस्जिद पार्किंग लॉट से एक हुंडई i20 की गाड़ी बाहर निकलती है। ये गाड़ी लाल किले के पास मौजूद यू टर्न से लेकर सीधा उसके सामने वाली सड़क पर आती है। 6:52 पर यह बहुत धीरे धीरे चलकर एक रेड लाइट पर आकर रुक जाती है। यह वाली रेड लाइट लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से बहुत नज़दीक थी और कुछ ही सेकंड बाद दोस्तों एक बहुत बड़ा धमाका होता है। यह धमाका इतना बड़ा था कि इससे आसपास के कम से कम 6 गाड़ियां और 3 ऑटो रिक्शाज में आग लग जाती है। पास की मौजूद स्ट्रीट लाइट्स बुझ जाती है और मेट्रो के एंट्री गेट पर लगा शीशा टूट जाता है। कई सारी गाड़ियां जो और दूर खड़ी थी उनके तक शीशे टूट जाते हैं और जो गाड़ियां इस धमाके के पास थी उनका मलबा 150 मीटर दूर जाकर उड़ता है। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, चांस की बात है, उस वक्त 2 अलग अलग लोग फिल्मिंग कर रहे थे, मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे थे। तो हमारे पास इस ब्लास्ट के 2 रियल वीडियोज मौजूद हैं। एक वीडियो जो अभी आपने देखा इस वीडियो को थोड़ा स्लो डाउन करके देखेंगे, आपको दिखेगा कि इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा थी। कैमरे में जो कुछ दिख रहा था सब कुछ हिल गया, इतना बड़ा पेड़ तक हिल गया। वहाँ मौजूद शॉपकीपर्स का कहना है इतनी तेज़ आवाज़ उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। बहुत भयंकर धमाका आई थी, ऐसी आवाज़ हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। बताया जाता है कि धमाके की आवाज़ करीब 2.5 किलोमीटर दूर ITO तक सुनाई दी। 6:55 पर दिल्ली फायर सर्विस को कॉल आती है, जिसके बाद उन्होंने आग पर काबू करने के लिए 7 फायर टेंडर्स को डिस्पैच कर दिया। एक आई विटनेस बताता है कि इस ब्लास्ट के 10 मिनट के अंदर अंदर लगभग 7 बजे के अराउंड पुलिस वहां पर आ गई थी और 7:15 तक एम्बुलेंस भी वहां पर पहुंच गई थी। चांदनी चौक के लोकल लोग वहां मौजूद विक्टिम्स की बहुत मदद करते हैं और एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही कई विक्टिम्स को तो ई-रिक्शा के जरिए पहले ही हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। धमाके में कुल मिलाकर 20 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं, जिन्हें तुरंत लोकनाथ जयप्रकाश हॉस्पिटल ले जाया जाता है। घायल लोगों में से 8 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती है और अभी तक की इन्फेक्शन के हिसाब से इस ब्लास्ट में 13 लोगों की जान जा चुकी है। धमाके की सूचना मिलने पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचती है और कुछ समय बाद नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये सारे एजेंसी साथ मिलकर मामले की जांच कर रही हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली उनकी या सरकार की तरफ से कुछ बताया नहीं गया है कि यह धमाका कैसे हुआ और किसने किया। इस घटना में मारे गए लोगों में से अभी तक 6 लोगों की पहचान हो पाई है। इनमें से एक हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोकेश अग्रवाल, जो हॉस्पिटल में एडमिट अपने बेटे की सास से मिलने दिल्ली आए थे। इसके अलावा अमरोहा में रहने वाले DTC के बस कंडक्टर अशोक कुमार अपनी ड्यूटी करके घर जा रहे थे। एक और विक्टिम पंकज सैनी एक कैब ड्राइवर थे और विक्टिम दिनेश मिश्रा चांदनी चौक में एक साड़ी और लहंगा बेचने वाली दुकान में काम करते थे। एक दूसरे विक्टिम नोमान एक कॉस्मेटिक स्टोर में काम करते थे और इसी तरह जुम्मन मोहम्मद ई-रिक्शा चलाते थे और अपने फैमिली के इकलौते ऑनर थे। रात को 10 बजे के आसपास होम मिनिस्टर अमित शाह घायलों से मिलने इस हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जिसके बाद वो उस जगह पर भी जाते हैं जहां पर धमाका हुआ था और फिर उनकी तरफ से एक बयान दिया जाता है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए गहन जांच शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सोर्सेज के हवाले से इंडियन मीडिया में कई सारी खबरें चल रही है, लेकिन आपको तो इनकी क्रेडिबिलिटी का पता ही है। तो जो भी चीज़ें अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है अगले कुछ दिनों में यह खबरें गलत साबित हो जाएँ। वैसे अगर ऐसा हुआ तो इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक कर लेना, क्योंकि वहां पर इसे मैं मेंशन कर दूंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सोर्सेज के हवाले से बताया है कि इस हुंडई i20 गाड़ी का नंबर प्लेट था HR26C7674। द हिंदू को सोर्सेज की इस गाड़ी का ऑनर मोहम्मद सलमान था। द हिंदू को सोर्सेज ने बताया कि इस गाड़ी का ऑनर मोहम्मद सलमान था, जो हरियाणा के गुड़गांव में रहने वाला था। पुलिस ने जब सलमान को डिटेन किया तो उनको पता चला कि सलमान ने यह गाड़ी दिल्ली के ओखला में रहने वाले देवेंद्र को बेच दी थी। उसके बाद यह गाड़ी देवेंद्र ने अम्बाला में किसी को बेच दी थी और उसके बाद यह गाड़ी और किसी के पास गई। कुछ अखबारों के अनुसार यहाँ पर एक पुलवामा में रहने वाले तारिक का भी एंगल है। इसकी आगे बात करते हैं वीडियोज़ में, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि धमाका के बाद दिल्ली के अलावा मुंबई समेत देश के कई इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हालांकि ऑफिशियली अभी तक नहीं कहा गया है कि एक आतंकी हमला था या कोई एक्सीडेंट था, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी तरफ संकेत देती है कि सरकार अब इसे एक आतंकी हमला मानकर ही चल रही है। पहला, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में UAPA के तहत FIR दर्ज कर दी है, जिसका इस्तेमाल आतंकवाद से संबंधित मामलों में ही होता है। और दूसरा, भूटान के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
अपने भाषण में इस धमाके को एक साजिश बताया है पीछे के कि इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। बख्शा नहीं प्रधानमंत्री ने जाएगा। कहा है कि इसके पीछे जिसका भी हाथ है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और इसकी इन्वेस्टिगेशन को अब NIA के हवाले कर दिया गया है, जो कि एक काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। अब इस पूरे इंसिडेंट को दोस्तों फरीदाबाद में हुई घटना से लिंक करके देखा जा रहा है। दरअसल बात क्या है कि 10 नवंबर के ही दिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मिलकर कश्मीर में रहने वाले 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया था। आरोप यह है कि यह डॉक्टर पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद और अलकायदा से जुड़े अंसर गजवातुल हिंद यानी AGH के लिए काम कर रहे थे। असल में कुछ समय पहले श्रीनगर के नौगाम एरिया में जैसे मोहम्मद के सपोर्ट में कई पोस्टर्स लगाए गए थे। इन पोस्टर्स पर पुलिस और आर्मी को धमकी दी गई थी और जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच करी तो इसमें काजी गुंड के डॉक्टर और आदिल मजीद रदार का नाम आया, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया जाता है और पता चलता है कि पिछले साल अक्टूबर तक यह अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करता था। जब पुलिस ने इसे मेडिकल कॉलेज में आदिल का लैपटॉप चेक किया तो उन्हें यहाँ से एक AK-47 मिली। फिर आदिल के जरिए पुलिस पुलवामा में रहने वाले डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई तक पहुंची, जो अभी फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल में पढ़ाता था। लगभग 10 दिन पहले मुजल्लिम को डिटेन कर लिया गया था और इसके बयान के आधार पर फरीदाबाद के एक गांव में छापा मारा गया था, जहां उसने किराए पर एक घर ले रखा था। इस घर में दोस्तों पुलिस को लगभग 360 केजी के एक्सप्लोसिव मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। बाद में और रेड्स की गई तो एक्सप्लोसिव का नंबर 3000 किलो से भी ज़्यादा बताया जा रहा है। इसमें अमोनियम नाइट्रेट होने का शक है, जिसे बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पुलिस ने यहां से एक वॉकी टॉकी, 20 टाइमर्स, बैटरीज, रिमोट्स और 5 किलो हैवी मेटल्स और इलेक्ट्रिक वायर्स जैसे बम बनाने वाले सामान को भी इकट्ठा किया। यहीं पर एक क्रिंक राइफल, 3 मैगजीन्स और एक पिस्तल भी मौके पर मिली। यह सब देखकर यह बात साफ थी कि यहाँ पर एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। इनकी गिरफ्तारी के बाद लेकिन दिल्ली में रेड फोर्ट के ब्लास्ट से पहले ही पुलिस ने यह भी कहा था कि यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो फरीदाबाद में आतंकवाद के आरोप में जो अरेस्ट हुए और दिल्ली में जो रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ, इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस ने जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप सोर्सेज के हवाले से बताया है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो फरीदाबाद में अरेस्टेड लोगों से कनेक्टेड है। हालांकि इस बात को अभी तक ऑफिशियली नहीं कंफर्म किया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस ग्रुप में मुजम्मिल और आदिल के अलावा 2 और डॉक्टर्स शामिल थे। इनमें से एक लखनऊ की एक महिला डॉक्टर है जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन एक डॉक्टर उमर नबी अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद गायब हो गया था और इसी उमर नबी पर यह धमाका करने का शक है। यह पुलवामा के उसी कोयल गांव का रहने वाला है जिससे मुजम्मिल आता है और अभी भी यह अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इसको तलाश कर रही थी। इस उमर नबी को दिल्ली धमाके से जोड़ने वाला एक और प्रूफ यह हुंडई कार i20 गाड़ी बताया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने पुलिस सोर्सेस के हवाले से बताया है कि धमाके में इस्तेमाल हुई यह गाड़ी आखिरी बार उमर के पास थी और धमाके से पहले उमर ही गाड़ी को चला रहा था। एक सीनियर ऑफिशियल द प्रिंट को बताते हैं कि अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद उमर घबरा गया था और उसने जल्दबाजी में यह धमाका किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सोर्सेस को कोट करते हुए कहा है कि यह ब्लास्ट पैनिक और डेस्परेशन में किया गया। यह बम लूजली असेंबल था और पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इसका लिमिटेड इम्पैक्ट रहा और कोई सर्पनल नहीं मिले। इनके अनुसार उमर ही इस गाड़ी को चला रहा था और इस ब्लास्ट के एक्सप्लोसिव उसी तरह के हैं जो फरीदाबाद रेड्स में मिले थे। पुलिस यह जांच कर रही है कि मारे हुए लोगों में उमर शामिल है या नहीं। इसके लिए उमर की मां का DNA सैंपल लिया गया है। यह एक बेहद ट्रेजिक और दिल दहला देने वाली घटना है। 13 मासूम लोगों की जान चली गई, इतने परिवार गुजर गए। ऐसी घटनाओं के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वह यह है कि हम सब अपना धैर्य और विवेक बनाए रखें। आतंकवादियों का मकसद होता है देश में आतंक फैलाना और ऐसे समय में इसलिए ज़रूरी होता है एक दूसरे के साथ खड़े रहना। 3 चीज़ों से यहाँ पर दूरी बनाकर रखते हैं। पहला वो टीवी मीडिया चैनल्स जो इस इंसिडेंट को सेंसेशनलाइज करेंगे TRP के लिए। दूसरा सोशल मीडिया पर वो नफरतखोर ट्रोल्स जो इस इंसिडेंट का इस्तेमाल करेंगे समाज में नफरत फैलाने के लिए। इन लोगों को पहचानना इतना मुश्किल नहीं है। यह हमेशा इस फिल्मी विलेन की फोटोज़ और वीडियो शेयर करते हैं। वो ऐसे आतंकवादी हमलों का इस्तेमाल करते हैं अपने अंदर भरी नफरत को जस्टिफाई करने के लिए और समाज में यही नफरत फैलाने के लिए। और तीसरा अपने अंदर वो खुद के बायस है। बहुत से लोगों को ये टेंडेंसी है जब किसी भी इंसिडेंट में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता है तो वो इंस्टेंटली कंक्लूजन पर जंप करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कई सारे कमेंट्स मैंने सोशल मीडिया पर देखे कि बिहार इलेक्शंस अगले दिन थी, उससे पिछली रात को धमाका हुआ, तो पक्का इसके बीच में कोई कनेक्शन होगा। मैं मानता हूं कि इस सरकार ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरीके से बिना किसी सबूत के
इस कंक्लूजन पर पहुंच जाना यह भी बहुत गलत बात है। चीज़ों को हमेशा क्रिटिकल नज़रिए से देखिए, लेकिन बेबुनियादी कंस्पिरेसी थ्योरीज मत फैलाइए। इसके अलावा यहाँ पर सवाल पूछने भी ज़रूरी है। कई सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं, खास तौर पर होम मिनिस्टर अमित शाह के ऊपर। जनता के सामने उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। आखिर बॉर्डर उनके कंट्रोल में है, देश की इंटरनल सिक्योरिटी उनके कंट्रोल में है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर 3000 किलो एक्सप्लोसिव कैसे आ गए फरीदाबाद में। ये वही सवाल है जो 6 साल पहले भी उठा था पुलवामा हमले के दौरान। आखिर 300 किलो एक्सप्लोसिव कैसे आ गए देश के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होगी और सालों तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा जनता को इस सवाल का जवाब पाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इससे आपको नॉलेज बढ़ी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर करना न भूलें और मेरे इस वीडियोज़ को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।